हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको फिर से पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पॉलिटी में हम संवैधानिक विकास का दूसरा चरण पढ़ेंगे, जिसमें हम 1858 से लेकर 1947 तक आए हुए विभिन्न चार्टर अधिनियमों और भारत शासन अधिनियम के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का ही है, और पॉलिटी में जो हम बात करेंगे वो संवैधानिक विकास की बात करेंगे। संवैधानिक विकास, जैसे आप जानते हैं कि संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ था। पहला 1600 ईस्वी से लेकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक रही, यानी कि 1853 तक। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। संवैधानिक विकास के दो चरण हैं। संवैधानिक विकास को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह परीक्षा में आता है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में आसानी होती है। तो अब आज जो हम बात करेंगे वो 1858 के अधिनियम की करेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इससे आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं कि आपसे पूछ लेता है कि बताइए ये वाली बात जो दी गई है वो किस एक्ट से संबंधित है, या एक्ट का नाम देके आपसे प्रश्न पूछता है। तो 1858 का एक्ट जो बना वो 1857 की क्रांति के बाद, जो भारत में पहली सैनिक क्रांति या पहले स्वतंत्रता संग्राम, बहुत से इतिहासकार इस विषय में मतभेद रखते हैं, बोला जाता है। तो उसके बाद भारत में क्या हुआ कि कंपनी शासन था, जो कंपनी शासन अब पूरी तरह से समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। तो ये पहली विशेषता थी। अब कंपनी का हस्तक्षेप पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब ब्रिटेन के द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा था। तो इनमें इस अधिनियम में क्या क्या बात रखी गई थी, वो सारी बातों की हम एक एक करके जांच पड़ताल करेंगे। और पहली इसमें विशेषता थी, वो पहली विशेषता यही थी कि इस अधिनियम में ये बात रखी गई थी, अगर इसको शुरू करें इस अधिनियम को कहाँ से, तो इस अधिनियम में अब पहली बात यही रखी गई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके वो शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया जाता है। तो पहली बात यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अब शासन पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ये पहली बात थी कि इसमें अब जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के हाथों से निकलकर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ये पहली विशेषता थी। दूसरी बात करें, अगर दूसरी बात की, तो इसमें एक नए पद का सृजन किया गया है जिसको भारत मंत्री पद कहा गया। इस अधिनियम में ये बात रखी गई, इस अधिनियम में भारत मंत्री पद का सृजन हुआ। तो ये बात इसमें भी रख सकते हैं कि इस अधिनियम में भारत मंत्री पद का सृजन हुआ। तीसरी बात ये थी कि इसमें एक 15 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो इसमें 15 सदस्यीय विधान परिषद की एक स्थापना की गई। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात थी। और भी बातें थी तो इसमें देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस अधिनियम में और भी बातें थी, अगर इसको बिगाड़ दूं तो और भी बातें थी इस अधिनियम में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहली बार अब भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, और 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन हुआ, और जिसमें 8 सदस्य, जो 15 सदस्य थे उसमें 8 सदस्य और 7 का रेशियो था। ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखे गए, ब्रिटिश संसद के, और 7 सदस्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रखे गए। ये शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से खत्म हो गया था, लेकिन जो 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई थी उसमें 7 सदस्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और 8 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखे गए। उसके बाद और भी इसमें बातें हुई थी, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें नंबर 5 की, तो इसमें ये बात और रखी गई थी कि मुगल सम्राट के पद को अब समाप्त कर दिया गया। भारत में जो मुगल सम्राट का जो पद था, मुगल सम्राट के पद को अब भारत में समाप्त कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि अब जो मुगल सत्ता थी, जिसके द्वारा 1857 में क्रांति हुई थी, और उस क्रांति में सैनिकों ने अपने सांकेतिक राजा के रूप में मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उनको चुना था।
इसलिए अब ब्रिटिश शासन ने यह बात रखी कि अगर मुगल सत्ता भारत में रहती है तो फिर ऐसा कोई विद्रोह दोबारा उत्पन्न ना हो जाए और सांकेतिक रूप से उसको जो राजा घोषित न कर दिया जाए। इसलिए अब मुगल सम्राट का पद पूरी तरह से भारत में समाप्त हो जाता है। अब मुगल सत्ता पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाती है इस अधिनियम के द्वारा। अच्छा, और बात क्या थी कि इस अधिनियम में ये बात रखी गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों का जो है पद समाप्त करके इसमें लाया गया, कंट्रोल का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये और बात इसमें रखी गई कि अब ये भी पद इसमें समाप्त कर दिए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पद इसमें खत्म कर दिए गए। ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट और विशेषता को देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें और क्या था। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम में अब ये भी बात रखी गई कि एक मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में एक भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। अब भारत के लिए एक राज्य सचिव का पद बना दिया गया, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का सदस्य था। जो ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद का मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, जिसको अब भारत सचिव बनाया गया। तो भारत सचिव का जो पद था, सचिव पद सृजित किया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो पद बनाया गया, वो पद का सृजन किया गया। वो पद जो था, वो व्यक्ति था, वो ब्रिटेन की संसद का मंत्रिमंडल का सदस्य था। तो इसलिए उसको जो है मंत्री पद जो दिया गया और उस पद का नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें भारत के लिए ब्रिटेन के द्वारा जो मंत्री पद जो था, वो राज्य सचिव का वो नियुक्त किया गया, बनाया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया, ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात और भी थी इसमें कि अब वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जो है उत्तरदायी था। अब वो यहाँ जो पद बना था भारत सचिव का, जो भारत सचिव पद बना था, जिसको भारत राज्य सचिव पद बोलते हैं, भारत राज्य सचिव। तो ये जो पद था, अब ये पूरी तरह से ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था, संसद के प्रति। अब वहां जवाबदेह था, वहां अपनी बात को वो जो कहते थे ये वो करता था। अगर जिम्मेदारी यहाँ पे अगर कुछ होती थी, कुछ गड़बड़ी होती थी कानून के संचालन में, अधिनियमों के संचालन में, तो ये माना जाता था कि ब्रिटेन की संसद अब पूरी तरह से फेल है या उसकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये राज्य जो सचिव था, ये यहाँ की सूचनाओं को बांध देता था और ये पूरी तरह से इसके द्वारा संचालित किया जा रहा था शासन, और ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये भी महत्वपूर्ण बात जानने वाली है। उत्तरदायिता, भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, और वो ये जो पद था, इसके शासन, जो भारत का जो शासन था, भारत के शासन पर इसका पूरा तरह से नियंत्रण था, पूरा नियंत्रण था। अब ये नीतियां बना सकता था, कानून बना सकता था और उसको लागू कर सकता था, क्योंकि ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में एक उनका प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था। ब्रिटेन की संसद जो मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसमें से इसको चुना गया था, जो भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया था। नाम था इसका भारत का राज्य सचिव। तो ये इसके काम थे। उत्तरदायी ब्रिटेन की सरकार के प्रति था, यहाँ पे कानून बना सकता था और पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति था। और थोड़ी सी एक और बात थी इसमें कि इस अधिनियम के द्वारा ये बात और रखी गई कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब गवर्नर जनरल रख दिया गया, वायसराय रख दिया गया। अब भारत का जो गवर्नर जनरल जो पद नाम था, अब भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब वह बना दिया गया क्या, अब वह वायसराय बना दिया गया। ये और महत्वपूर्ण बात है कि अब गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त करके
उस पद का नाम दिया गया भारत का वायसराय। तो वायसराय कब से आता है? तो 1858 के अधिनियम से आता है, भारत शासन अधिनियम से। गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से और नए पद का सृजन हुआ। उस पद का नाम जो है चेंज करके उस नाम दिया गया भारत का वायसराय। तो ये महत्वपूर्ण बात थी 1858 का अधिनियम है। नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट क्लास में और कुछ और अधिनियमों की बात करेंगे। आज इसको यही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट करें और साथ ही साथ अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें हम आपको जीएस पढ़ाते हैं, पॉलिटी चल रही है इसमें और दूसरे भी विषय इसमें आएंगे। साथ ही साथ इसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग भी सीसर भी पढ़ाता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।